वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण से समास के बारे में, समास के परिभाषा, समास के प्रकार और समास से संबंधित हर तरह की समस्याओं का हम आज समाधान करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समास की परिभाषा क्या है। तो समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब जो नया शब्द बनता है उस शब्द को हम समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जहाँ कम से कम शब्द से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। यानी कम से कम शब्दों में हम बड़ी से बड़ी बातों को कह लें वह समास का ही प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृत, जर्मन तथा बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का बहुत प्रयोग यहाँ देखने को मिलेगा। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद के नाम से जानते हैं। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वही समास होता है। समास के अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि कमल के समान चरण है जिन्हें हम चरण कमल के शब्दों से संबोधित करेंगे। रसोई के लिए घर को रसोई घर कहेंगे। घोड़े पर सवार व्यक्ति को घुड़सवार के नाम से जानेंगे। फिर यहाँ समासिक शब्द या समस्त पद जो होता है, जो शब्द समास के नियमों से बनता है वह समासिक शब्द या समस्त पद के नाम से जानेंगे। पूर्व पद एवं उत्तर पद की बात करें तो समासिक शब्द के पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं या दूसरे या आखिरी पद को हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं। समास विग्रह क्या होता है, इसको समझेंगे तो समासिक शब्दों के बीच के संबंध को, जो भी समासिक शब्द होता है उसके बीच के संबंध को स्पष्ट करने को हम समास विग्रह के नाम से जानते हैं। विग्रह के बाद समासिक शब्द गायब हो जाते हैं। जैसे ही विग्रह करते हैं तो समासिक शब्द जो भी होते हैं या गायब हो जाते हैं, लुप्त कर दिए जाते हैं। अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग कर दिए जाते हैं उसे हम समास विग्रह के नाम से जानते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ समस्त पद के जब अलग अलग कर दिए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे में अगर हम कहें माता च पिता, माता और पिता, तो इस तरह से अगर हम देखें तो समास के भेद की बात करें तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इन 6 भेदों को बेहतर ढंग से समझने के लिए सबसे पहले हम तत्पुरुष समास का जिक्र करते हैं। तत्पुरुष समास, इसके भी कुछ भेद होते हैं, यानी 6 भेद में इसको बांटा गया है, 6 प्रकारों में बांटा गया है। 6 प्रकार में इसमें है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। और छठा इसका है अधिकरण तत्पुरुष। अब सबको हम बारी बारी से समझेंगे कि तत्पुरुष के जो यह 6 प्रकार है, यानी पहले हम तत्पुरुष समास को समझ लें, इसके बाद हम 6 प्रकारों को समझेंगे। तो तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधानम तत्पुरुष समास, इस तरह हम कह सकते हैं। अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की यहाँ प्रधानता होती है। जहाँ प्रथम पद को गौण कर दिया जाता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है, वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का यहाँ लोप कर देते हैं, विलुप्त हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से, के लिए, से, का, के, की, में, पर आदि का यहाँ पे लोप कर दिया जाता है, इसको लुप्त कर लिया जाता है। इसके बाद हम तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण की बात करें तो देखेंगे कि मूर्ति को बनाने वाले को हम मूर्तिकार कहते हैं। काल को जीतने वाला जो होता है उसको कालजयी कहते हैं। राजा को धोखा देने वाला जो भी व्यक्ति होता है उसको हम राजद्रोही के नाम से जानते हैं। खुद को जो मार लेता है, खुद की हत्या कर लेता है, आत्महत्या करता है, उसे हम आत्मघाती कहते हैं। इसके बाद अगर आप उदाहरण में देखते हैं कि मांसाहारी शाकाहारी की बात की जाती है तो मांस को भक्षण करने वाला, मांस को खाने वाले को हम मांसाहारी कहते हैं। और शाक सब्जी को खाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम शाकाहारी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण को देखें। पुनः आप यहाँ देखेंगे कि संस्कृत में, जर्मन तथा बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का बहुत प्रयोग किया जाता है। समास रचना के 2 पद होते हैं जो मैंने पहले भी जिक्र किया। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद के नाम से जानते हैं। लेकिन अब यहाँ हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के प्रकारों की। तो तत्पुरुष समास के जो 6 प्रकार दिए गए, 6 प्रकार में यहाँ पे 2 प्रकार आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, यानी कि कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का मतलब होता है, कर्म तत्पुरुष का यहाँ तात्पर्य है कि यह समास को
चिन्ह के लोप से बनता है। समास का जो चिन्ह होता है, जैसे ग्रंथकार यानी ग्रंथ को लिखने वाला, इसी तरह कर्ण तत्पुरुष होता है। या समास दो कारक चिन्हों से और के द्वारा के लोप से बनता है, जैसे वाल्मीकि रचित यानी वाल्मीकि के द्वारा रचित, इसको हम वाल्मीकि रचित के नाम से कहेंगे। पुनः संप्रदान तत्पुरुष की हम बात करें तो संप्रदान तत्पुरुष में इस समास के कारक चिन्ह के लिए का यहाँ लोप कर लिया जाता है, यानी जहाँ भी के लिए का चिन्ह होता है इसका हम लोप कर लेते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं सत्याग्रह, तो सत्याग्रह का मतलब यहाँ हम कहते हैं सत्याग्रह के लिए, यानी सत्य के लिए आग्रह अर्थात सत्याग्रह, यहाँ के लिए लुप्त कर लिया गया। पुनः आपादान तत्पुरुष की बात करें तो ये समास में आपादान कारक के चिन्ह से का यहाँ लोप कर लेते हैं, यानी से को यहाँ पर लुप्त कर लिया जाता है। जैसे में अगर हम कहते हैं पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट का मतलब होता है कि जो अपने पथ से, जो अपने रास्तों से विचलित हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, अर्थात वैसे व्यक्ति को हम पथ से भ्रष्ट व्यक्ति को पथभ्रष्ट कह लेते हैं। तो यहाँ से जो शब्द होता है पथ से भ्रष्ट से लुप्त हो जाता है। पुनः संबंध तत्पुरुष की बात करें तो संबंध कारक के चिन्ह का के व की का लोप होता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे राजसभा, तो यहाँ राजा की सभा की बात की जाती है, राजसभा। फिर संबंध तत्पुरुष में जैसे संबंध यहाँ को जो मैंने अभी जिक्र किया था, इसके पहले हम संबंध तत्पुरुष की बात करें तो यहाँ देखेंगे संबंध कारक के चिन्ह का के व की का लोप होता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजसभा या राजा की सभा जो मैंने जिक्र किया। पुनः अधिकरण तत्पुरुष जो होता है, अधिकरण तत्पुरुष में हम अधिकरण तत्पुरुष इस समास के यह समास जो है इसके कारक चिन्ह में और पर का लोप हो जाता है। जैसे जल समाधि, अर्थात इसको हम कहेंगे जल में समाधि, तो इसमें में का लुप्त हो जाना दिख रहा है। फिर अव्ययी भाव समास दूसरा जो समास का प्रकार है, इसमें हम देखेंगे अव्ययी भाव समास का परिभाषा क्या है। तो वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे हम अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और उत्तर पद जो होता है इसमें गौण माना जाता है, उत्तर पद की कोई प्रधानता नहीं होती है। अव्यय का अर्थ यहाँ देखेंगे कि अव्यय जिन शब्दों पर लिंग का, कारक का, काल का आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव न हो, जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द अव्यय के नाम से जाने जाते हैं। वैसे शब्द को हम अव्यय शब्द के नाम से कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक इसके बाद अब देखेंगे यहाँ अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि आते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको देखने को मिलेगा कि आजन्म, आजन्म का अर्थ होता है जन्म से लेकर। यथामति, यथामति अर्थात मति के अनुसार, इसे हम यथामति कहेंगे। प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ हुआ यहाँ दिन और दिन, इसको हम कहेंगे प्रतिदिन। जैसा कि आप ऊपर दिए गए कुछ उदाहरण में देख सकते हैं कि समास के प्रथम पद में आ, यथा, प्रति आदि आते हैं। यहाँ समास होने पर से के आदि चिन्हों का भी लुप्त हो जाना दिख रहा है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, के यहाँ पे लुप्त हो गया है। अनजाने यानी बिना जाने, इसको हम कहेंगे अनजाने। इसके बाद ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि यह भी आपको देखने के लिए मिला कि प्रथम पद में यथा, अन आदि आते हैं जो कि अव्यय हैं एवं समास होने पर के चिन्ह का यहाँ लोप कर दिया गया है। जैसे घर डैश घर दिए हैं, अर्थात इसको हम कहेंगे प्रत्येक घर। निसंदेह, इसका अर्थ हुआ संदेह रहित, माने जिसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं हो। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने जो घटित होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे। बेखटके यानी बिना खटके हुए बेखटके कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रथम पद में नि, प्र, बे आदि प्रयोग हो रहे हैं जो अव्यय हैं एवं शब्द के साथ जोड़ने के बाद पूरा शब्द अव्यय हो जाता है, अतः यह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत इसको हम मान सकते हैं। पुनः अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा को अगर हम समझेंगे तो वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य के रूप में होता है। पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य होता है, अर्थात एक पद उपनाम एवं दूसरा पद उपमेय होता हो, उसे हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय जब भी हम यहाँ उत्तर पद को विग्रह करते हैं, ये समास को विग्रह करते हैं, तो दोनों पदों के बीच में के समान हैं जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अर्थात
इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका आप समझ रहे हैं कि इसका पहला पद विशेष्य हो और दूसरा पद क्या हो, विशेषण। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, ऐसे शब्दों को हम कर्मधारय समास के नाम से जानेंगे। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो या के समान आते हैं। जैसे अगर हम कहें उदाहरण के तौर पे कि चरण कमल, यानी इसको हम कहेंगे कि कमल के जैसा जिसका चरण होता हो उसको हम चरण कमल कहेंगे। नील गगन, नील गगन का अर्थ हुआ नीला है गगन जो, अर्थात नीला है जो गगन, इसको हम नील गगन कहेंगे। चंद्रमुख, चंद्रमुख का अर्थ होता है चंद्रमा के समान मुखड़ा हो जिनका, चंद्रमा के समान मुख हो जिनका, इसे हम चंद्रमुख कहेंगे। जैसा कि यह उत्तर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो उदाहरण लिए गए हैं, इस उदाहरण में आपको देखने के लिए मिलेगा कि दिए गए समास पदों में पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य या उपनाम एवं उपमेय का संबंध होता है। अतः यह जो उदाहरण होता है निश्चित रूप से यह कर्मधारय समास के अंतर्गत ही इसको हम रख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि पीतांबर, पीतांबर का मतलब हुआ पीत है जो अंबर, उसको हम पीतांबर कहेंगे। महात्मा, महान है जो आत्मा, ऐसे शब्दों को हम नहीं कह के आसानी से कह लेते हैं महात्मा। लाल है जो मणि, ऐसे नहीं कहकर हम सीधे आसानी से इसको छोटे शब्दों में लाल मणि कह लेते हैं। महान है जो देव, अर्थात इसको हम कहेंगे कि महादेव, जो हम यहाँ शंकर को कहते हैं महादेव। तो ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, आप इसमें देखेंगे कि पूर्व पद उत्तर पद की या तो विशेषता बता रहा है या फिर दोनों पद में उपमेय एवं उपमान का संबंध यहाँ दर्शा रहा है। जैसे पीतांबर में आप देखेंगे कि पीतांबर की वस्त्र के पीले होने की विशेषता बताई जा रही है, लाल मणि में मणि के लाल होने की विशेषता बताई जा रही है। और इसी तरह से उदाहरण कर्मधारय समास के अंतर्गत हम रखेंगे जिसमें कोई विशेषता बताई जा रही हो। पुनः आपको यहाँ द्विगु समास के बारे में देखने के लिए मिलेगा कि द्विगु समास, इसकी परिभाषा क्या है। तो वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि दोपहर, दोपहर यानी कि यहाँ पे संख्यावाचक शब्द है, दो पहरों का समाहार दोपहर होता है। शताब्दी, शताब्दी का अर्थ हुआ यहाँ 100 सालों का समूह, इसको हम शताब्दी कहेंगे। जिसमें 100 सालों का समूह लेते हैं इसको हम शताब्दी कहेंगे। पुनः पंचतंत्र, यहाँ संख्यावाचक है। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार पंचतंत्र होता है। सप्ताह यानी 7 दिनों का जो समूह होता है उसको हम सप्ताह के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से आपको, जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि सभी शब्दों में पूर्व पद एवं संख्यावाचक विशेषण है एवं समस्त पद किसी न किसी समूह या फिर समाहार का बोध करा रहा है। जैसे दोपहर में पहला पद है जो यहाँ दो संख्यावाचक विशेषण है एवं समस्त पद दोपहर, दोपहरों के समाहार का यहाँ बोध करा रहा है। इसलिए यह उदाहरण जो होता है द्विगु समास के अंतर्गत ही रखे जाएंगे। जैसे में आप देखेंगे और भी कुछ उदाहरण। चौराहा, चौराहा को हम सीधे कह सकते हैं 4 राहों का जहाँ समूह होता है चौराहा होता है। त्रिकोण, 3 कोणों के समूह को त्रिकोण कहते हैं। तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह तिरंगा हुआ। त्रिफला, 3 फलों का जो समूह होता है उसको हम त्रिफला के नाम से जान सकते हैं। यहाँ भी जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए, पीछे आपने देखा कि इस उदाहरण में सभी शब्दों में पूर्व पद का एवं संख्यावाचक विशेषण है एवं समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध करा रहा है। जैसे चौराहा का पहला वर्ण है चौ, जिसका मतलब होता है 4, यानी कि संख्या का बोध करा रहा है। 4 एक संख्यावाचक विशेषण है। चौराहा बने पर समस्त पद 4 राहों के समूह का बोध करा रहा है। हम देख सकते हैं कि तिरंगा में पहला वर्ण है ती, जिसका मतलब 3 होता है। यह शब्द एक संख्यावाची विशेषण है। अतः यह उदाहरण निश्चित रूप से हम द्विगु समास में ही रखेंगे, जिसके पहले पद में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संख्यावाचक विशेषण यहाँ लगाया गया होता है। अब इसके बाद आपको मिलेगा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की परिभाषा का अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे कि जिस समस्त पदों में पद में दोनों पद प्रधान हो एवं दोनों पदों को मिलते समय और या हम कहें या एवं इसके योजक लुप्त हो जाएं, वह द्वंद्व समास के अंतर्गत रखे जाते हैं। अर्थात इसमें हम सीधे शब्दों में कहेंगे कि जिसका दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों की प्रधानता होती है, वैसे समास को हम द्वंद्व समास के नाम से जान सकते हैं। जैसे अन्न जल, यहाँ अन्न भी महत्वपूर्ण है, इसको हम कहेंगे अन्न और जल।
अपना पराया, अपना और पराया, राजा रंक, राजा और अंक। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें अन्न और जल दोनों महत्वपूर्ण है, अन्न भी महत्वपूर्ण है, जल भी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आपको और भी देखने के लिए मिलेगा कि जैसे हम कह सकते हैं कि द्वंद्व समास के दोनों पदों का प्रधान होना जरूरी होता है और समान समास बनाने का योजक चिन्ह लुप्त हो जाने चाहिए। अब हम ऊपर जो उदाहरण दिखाए गए हैं, यहाँ ऊपर दिए गए उदाहरण में हमने यह देखा कि अन्न और जल, अपना पराया, राजा रंक जैसे शब्दों ने मिलकर अन्न और जल, अपना और पराया एवं राजा और रंक बनाया। इन शब्दों का समास बनने पर और योजक चिन्ह यहाँ पे लुप्त कर दिया गया और योजक चिन्ह लुप्त होने के बाद अन्न जल इस समस्त पद का समास विग्रह होगा। अन्न और जल जैसा कि हम देख रहे हैं कि समास होने पर और योजक लुप्त हो रहा है एवं दोनों पद ही प्रधान है, अतः ये उदाहरण द्वंद्व समास के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। देश विदेश की बात करें तो देश विदेश, देश और विदेश कहेंगे। रात दिन की बात करें, रात और दिन इसको कहेंगे। भला बुरा की बात करें, भला और बुरा कहेंगे। छोटा बड़ा की बात करें, छोटा और बड़ा कहेंगे। इसमें भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जैसा कि देश विदेश, रात दिन, भला बुरा, छोटा बड़ा आदि शब्दों में दोनों पद प्रधान हैं एवं जब ये दोनों पद मिलते हैं तो और योजक लुप्त हो जाते हैं। जैसे ही दोनों पद का यहाँ पे मिलन होता है तो यहाँ से योजक पद का लुप्त होना तय हो जाता है, क्योंकि यहाँ दोनों पदों की प्रधानता आपको देखने के लिए मिलेगा। ये विशेषताएं हमेशा द्वंद्व समास की ही होती है, अतः ये उदाहरण जो होते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत निश्चित रूप से रखे जाएंगे, क्योंकि जिसके दोनों पद की प्रधानता हो वह आपका समास द्वंद्व समास के रूप नाम से जाना जाता है। ठीक इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा बहुब्रीहि समास, यानी बहुब्रीहि समास। इसकी परिभाषा की बात करें तो हम पाएंगे कि जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो, यानी दोनों पदों में से कोई भी पद या कोई जितना भी पद हो किसी में से भी कोई प्रधान नहीं हो एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हों, तीसरे अर्थों का बोध कराते हों, वैसे समास को हम बहुब्रीहि समास के नाम से जानते हैं। जैसे में अगर हम कहें गजानन, गजानन का यहाँ तात्पर्य दिखाया गया है त्रिलोचन, दशानन, चतुर्भुज। तो गजानन को आप देखेंगे कि गज के से आनन वाला, त्रिलोचन तीन आँखों वाला, दशानन का अर्थ हुआ 10 हैं आनंद जिनके, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिनकी। यह सभी शब्दों को हम यहाँ ऐसे प्रकट करते हैं कि जैसे 4 है भुजाएं जिनकी, इसको हम चतुर्भुज कह लिए। 10 है आनंद यानी मुड़ी सिर जिनके दशानन हो गया। 3 है आँख जिनका, त्रिलोचन यानी इसमें हम सीधे शंकर के नाम से जानते हैं। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गजानन गज से आनंद वाला, अर्थात हम गज के आनंद यानी हाथी के जैसा जिसका माथा हो, हाथी के जैसा जिसका सर हो, हम सीधे गणेश कह लेते हैं। जैसा कि आपने ऊपर जो उदाहरण के रूप में देखा, इस पद का प्रधान नहीं है, दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि पूर्व पद एवं उत्तर पद मिलकर गणेश की तरफ इशारा कर रहे हैं। गणेश का गज के समान आनंद होता है, क्योंकि गणेश ही है जिनका आनंद यानी माथा जो होता है, सर जो होता है वह गणेश के समान होता है। हम यह भी जानते हैं कि जब दोनों पद प्रधान नहीं होते तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अतएव यह उदाहरण जो होता है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत निश्चित रूप से ही रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम कहें त्रिलोचन का हम जिक्र करें तो त्रिलोचन में हम देखेंगे कि ऊपर दिए गए उदाहरण में हम देख सकते हैं कि पूर्व एवं उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं है और ये दोनों पद मिलने के बाद किसी दूसरे ही पद की ओर संकेत कर रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि जब दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं होंगे वैसे समास को हम बहुब्रीहि समास के नाम से जानेंगे। इसलिए अगर हम ऐसे उदाहरण को समझें कि यह उदाहरण भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही रखा जा सकता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है।